हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मूल विधि का नया टॉपिक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अच्छा टॉपिक है, समझना भी चाहिए और हमारे डेली यूज में भी हम देखते हैं कि इधर उधर ये होता ही रहता है। तो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन समझना भी चाहिए क्या होता है, और जो हम अनजाने में कर देते हैं वो सब भी एक अपराध है। चलो देखते हैं क्या क्या अपराध होते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब ये देखते हैं संसद ने अधिनियमित या पारित कब किया था। 13 सितंबर 2005 को। लागू कब से है? 26 अक्टूबर 2006 से। 13 सितंबर 2005 को संसद ने पारित किया था, लागू 26 अक्टूबर 2006 से। धाराएं कितनी है इसमें? 37। अध्याय कितने हैं? 5। अब हम पढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया ये एक्ट परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। किस लिए आया ये एक्ट? परिवार के भीतर ही हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए है। अब भाई धारा सेक्शन देखते हैं 1। संक्षिप्त नाम, विचार और प्रारंभ। ये सब में सेक्शन 1 यही रहता है, ठीक है, जितने भी एक्ट है मोस्टली। संक्षिप्त नाम देख लिया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। विस्तार संपूर्ण भारत पे। प्रारंभ 26 अक्टूबर 2006 से हुआ। इसका जो प्रारंभ है 26 अक्टूबर 2006 से हुआ। सेक्शन 2 में परिभाषाएं। सेक्शन 2A में देखते हैं व्यथित व्यक्ति यानी कि पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा। ठीक है, व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा। व्यथित व्यक्ति क्या मतलब क्या है व्यथित? व्यथित मतलब जिसपे हमने जुल्म किया है और जिसके द्वारा जुल्म किया गया, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यर्थी, जालिम। लिखा हुआ भी है मैंने, प्रत्यर्थी यानी कि जालिम, और व्यथित जिसपे जुल्म हुआ है। ठीक है, वह महिला जो प्रत्यर्थी यानी कि जालिम रेस्पोंडेंट के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है, रही है या जिसका इल्जाम है, इल्जाम यानी आरोप है कि प्रत्यर्थी जालिम ने उसके साथ हिंसा की है। समझ आया? सेक्शन 2A व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, उसकी परिभाषा दी गई कि वह महिला जो प्रत्यर्थी यानी कि जालिम रेस्पोंडेंट के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है, रही है या फिर है, या जिसका इल्जाम है कि प्रत्यर्थी यानी कि जालिम ने उसके साथ हिंसा की है। दो चीज तो याद रखना, व्यथित व्यक्ति मतलब कि महिला ही होगी इसमें तो, और जो प्रत्यर्थी है उसे हम कहेंगे जालिम। ठीक है, और व्यथित जिसपे जुल्म ढाया गया है। पूरे इस एक्ट में ये दो वर्ड आपको हमेशा मिलेंगे, इसको ऐसे याद रख लेना। अब हम देखते हैं सेक्शन 2B भी है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था। सेक्शन 2B यहीं पढ़ लेते हैं। बालक की परिभाषा 18 साल से कम आयु का। सिंपल बात है, 18 साल से कम आयु बालक। और सेक्शन 2B बी में अब हम देखते हैं सेक्शन 2Q। ठीक है, प्रत्यर्थी। ठीक है, प्रत्यर्थी या जालिम की परिभाषा। इसमें जालिम की परिभाषा क्या है? वयस्क पुरुष जो व्यथित व्यक्ति यानी कि महिला ही होगी के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है, जिसके खिलाफ हिंसा करने का आरोप है, वो प्रत्यर्थी। मैं ऑलरेडी मोटी भाषा में बता चुका हूँ, व्यथित व्यक्ति महिला, पीड़ित। ठीक, और प्रत्यर्थी जालिम। जालिम कौन होते हैं? मर्द इंसान। ठीक है, मोस्टली इस एक्ट का तो यही कहना है, बाकी वही कुछ भी हो सकता है परिभाषा में। तो सेक्शन 2F घरेलू नातेदारी। F माने फैमिली, फैमिली यानी घरेलू घर, घरेलू नातेदारी। दो लोगों के बीच ऐसे नातेदारी जो साझी गृहस्थी में या तो है या रहे हैं, या उनके बीच निम्न संबंध रहे हो: विवाह, रक्त संबंध, दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड भी आते हैं इसमें, याद रखना। 2F घरेलू नातेदारी, दो लोगों के बीच ऐसे नातेदारी जो साझी गृहस्थी में या तो है या रहे हैं, या उनके बीच निम्न संबंध रहे: विवाह, रक्त संबंध, या फिर अडॉप्टेड, दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री भी हो सकती हैं। सेक्शन 2B में बताई चुका बालक की परिभाषा 18 साल से कम आयु का। सेक्शन 2E घरेलू घटना रिपोर्ट।
ये याद रख लेना, ये डायरेक्ट पूछी भी जाती है कि घरेलू घटना रिपोर्ट कौन सी धारा में है, सेक्शन 2E। ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से तैयार की गई है। क्या होती है घरेलू घटना रिपोर्ट? ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से तैयार की गई है। ऐसी रिपोर्ट जो व्यथित व्यक्ति की अपील पर कानूनी रूप से तैयार की गई है। सेक्शन 2K देखते हैं, धनीय अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रतिकर या कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी से व्यथित व्यक्ति को हिंसा के परिणाम स्वरूप खर्चों व नुकसानों की भरपाई के लिए दिलाया जाता है। एक बार और मोटा मोटा समझ लो, ये व्यथित और प्रत्यर्थी मोटी भाषा में बता देता हूँ, धनीय अनुतोष की परिभाषा में। ऐसा पैसा कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट द्वारा जालिम आदमी से व्यथित व्यक्ति औरत को हिंसा के परिणाम स्वरूप खर्चों के नुकसानों की भरपाई के लिए दिया जाता है। आदमी से औरत, प्रत्यर्थी से व्यथित व्यक्ति। ठीक, सेक्शन 3 देखते हैं, घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। क्यों इतना बड़ा एक्ट है, क्या है ये घरेलू हिंसा, क्या है नौटंकी? देखते हैं, प्रत्यर्थी जालिम का कोई ऐसा काम, लोभ, आचरण, हिंसा गठित करेगा यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये दुर्व्यवहार किया हो, शारीरिक शोषण किया हो, लैंगिक शोषण किया हो, मौखिक या भावनात्मक शोषण किया हो, आर्थिक शोषण किया हो। इसमें ध्यान रखना, सामाजिक शोषण नहीं आता। शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, मौखिक या भावनात्मक शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण नहीं आता। ठीक, अब हम एक एक शोषण को डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है शारीरिक शोषण, पहले देखते हैं। ऐसा कार्य या शोषण या आचरण, ठीक है, जहां व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो, स्वास्थ्य का खतरा हो, शारीरिक पीड़ा हो, स्वास्थ्य का खतरा हो, जीवन का खतरा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं लैंगिक शोषण। ये लैंगिक शोषण क्या है भाई? ऐसा आचरण जहां महिला की गरिमा का अपमान हो या स्वाभिमान कलंकित होता हो। महिला की गरिमा और स्वाभिमान आ जाता है लैंगिक शोषण में। ठीक है, मौखिक या भावनात्मक शोषण क्या है भाई? महिला को अपमानित करना, तिरस्कार करना, गालियां देना, लड़का पैदा होने पर अपमान करना या शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की धमकी देना मुंह से। ठीक है, समझ गया मौखिक या भावनात्मक शोषण क्या होता है। अब हम देखते हैं आर्थिक शोषण। ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा। व्यथित व्यक्ति को जरूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना। ठीक है, पैसा ना देना, यही होता है आर्थिक शोषण। अब हम देखते हैं सेक्शन 3, समझ आ गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है कि भाई जो जालिम ने ऐसा कोई कार्य किया हो तो हिंसा घटित मानी जाएगी यदि व्यथित व्यक्ति यानी महिला के साथ निम्नलिखित व्यवहार किए हो: शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, मौखिक या भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण। सामाजिक शोषण नहीं है, याद रखना। सेक्शन 4 में देखते हैं, संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति चाहे पड़ोसी हो का दायित्व की मनाही। उसका कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, कोई दायित्व नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानकारी देनी है। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसको विश्वास है कि घरेलू हिंसा हो चुकी है या हो रही है या होने की संभावना है तो वह संरक्षण अधिकारी से जानकारी साझा कर सकता है। व्यक्ति या पड़ोसी यदि घरेलू हिंसा की जानकारी देता है तो उसका कोई दायित्व नहीं बनता। इम्पोर्टेंट है, आप जानकारी दे सकते हो लेकिन आपका कोई दायित्व नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनती कि हाँ मैंने दी है। ठीक है, चलिए सेक्शन 5, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के क्या ड्यूटी कर्तव्य है। जब पुलिस ऑफिसर या सेवा प्रदाताओं या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत या रिपोर्ट मिले तो ये सभी उपस्थित होकर पीड़ित के पास निम्नलिखित जानकारी देंगे पीड़ित को। सबसे पहले सेक्शन 5 में बताया गया है कि इनकी क्या ड्यूटी है, जानकारी देंगे पीड़ित को। क्या जानकारी देंगे भैया? संरक्षण आदेश, अभिरक्षा, धनीय राहत, निवास, प्रतिकार आदेश या अन्य किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ये उसको बताएगी कि आपको संरक्षण का आदेश दिया जा सकता है, अभिरक्षा, कस्टडी, धनीय राहत, पैसे, मॉनेटरी रिलीफ, निवास, प्रतिकार आदेश,
अन्य किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हो, आपको उसका अधिकार है। सेवा प्रदाताओं को दी जाने वाली सेवाएं, ठीक है, कि जो सेवा प्रदाता है वो क्या क्या आपको सेवाएं दे सकते हैं, ठीक। संरक्षण अधिकारी को दी जाने वाली सेवाएं, ठीक है, मतलब कि संरक्षण अधिकारी आपको क्या क्या सेवाएं देगा ये भी उसको बताया जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है निशुल्क विधिक सेवा, फ्री में वकील देना, ऐसी और भी इसकी जानकारी व्यथित व्यक्ति को दी जाएगी, इनकी ड्यूटी है, ठीक। अब हम देखते हैं सेक्शन 6, आश्रय गृह शेल्टर होम की ड्यूटी क्या है। तो यदि व्यथित व्यक्ति या उसकी तरफ से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के द्वारा किसी आश्रय गृह के इंचार्ज से आश्रय उपलब्ध कराने को कहा जाता है तो आश्रय उपलब्ध कराएगा। सिंपल बात है। आश्रय गृह को ड्यूटी क्या है शेल्टर होम की, कि उसका जो इंचार्ज होगा उसे जो है आश्रय गृह उपलब्ध कराने को कहेंगे तो आश्रय उपलब्ध कराएगा। कौन कहेगा? संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता। सेक्शन 8 में देखते हैं संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य सरकार करेगी। कितने? जितनी जरूरत हो। यथासंभव संरक्षण अधिकारी महिला ही होगी, जहां तक संभव हो सके महिला को ही संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाए, ऐसा इसमें सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य व कार्य क्या है भैया? इनकी ड्यूटी, मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत पर घरेलू घटना रिपोर्ट, क्या होती है घरेलू घटना रिपोर्ट? समझ आया क्यों बताया था इतने इम्पोर्टेंट? व्यथित व्यक्ति की अपील पर जो कानूनी रूप से तैयार की जाती है, घरेलू घटना रिपोर्ट कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, मेडिकल की रिपोर्ट देगा। पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाएगा, फ्री में सरकारी वकील। पीड़ित व्यक्ति की तरफ से मजिस्ट्रेट को आवेदन भी कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 10 में है सेवा प्रदाता की परिभाषा। सेवा प्रदाता क्या है भाई? कोई रजिस्टर्ड कंपनी जो महिलाओं के अधिकारों व हितों के लिए काम करती है। ऐसी कोई भी कंपनी जो महिलाओं के अधिकारों व हितों के लिए काम करती है सेवा प्रदाता कंपनी कहलाएगी। क्या क्या सेवा प्रदान करती है? चिकित्सा सेवा और विधिक सेवा, ठीक। सेवा प्रदाता कंपनी क्या क्या सेवा देती है? चिकित्सा सेवा और विधिक सेवा। अब हम देखते हैं सेक्शन 11, सरकार के कर्तव्य दिए गए सेक्शन 11 में। अब वो तो बहुत बड़े हैं, बस इतना ही पूछा जा सकता है कि सरकार के कर्तव्य क्या है सेक्शन 11 में, धारा 11 में दिए गए हैं। धारा 12 में क्या है? सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेंगे। सुनवाई कब करेंगे? आवेदन प्राप्ति के 3 दिन से कम समय में, 3 दिन से कम समय में पहली सुनवाई की डेट देनी होगी आवेदन प्राप्ति के, ठीक है। फैसला कितने दिनों में? पहली सुनवाई से 60 दिन की अवधि में पूरा करने का प्रयास करेगा। समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 मजिस्ट्रेट के आवेदन, ठीक है। व्यथित व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी कर सकता है, अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। सुनवाई कब करेगा? आवेदन प्राप्ति के 30 दिन, 3 दिन कब करेगा? आवेदन प्राप्ति के 3 दिन से कम समय में पहली सुनवाई की डेट देनी होगी। 3 दिन से पहले ही सुनवाई की डेट दे देगा। और फैसला कितने दिनों में होगा? पहली सुनवाई से 60 दिन की अवधि में पूरा करने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सूचना की तामील। कौन सी धारा? धारा 13। सूचना की तामील दी गई है धारा 13 में, ठीक है। सुनवाई की तारीख की जानकारी मजिस्ट्रेट देगा। सुनवाई की जानकारी की, सुनवाई की जो तारीख है उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट देगा। किसको? संरक्षण अधिकारी को, ठीक। जो भाई सुनवाई की तारीख है उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट देगा संरक्षण अधिकारी को। और संरक्षण अधिकारी सूचना किसको देगा? संरक्षण अधिकारी सूचना देगा प्रत्यर्थी जालिम को 2 दिन के भीतर भीतर। समझ आएगा सेक्शन 13 सूचना की तामील। सुनवाई की तारीख की जानकारी मजिस्ट्रेट देगा संरक्षण अधिकारियों को, और संरक्षण अधिकारी सूचना किसको देगा? प्रत्यर्थी यानी कि जालिम को, कि भाई आ जाना 2 दिन के भीतर भीतर, ये जानकारी संरक्षण अधिकारी देगा उसको। सेक्शन 16 कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना। मजिस्ट्रेट पक्षकार की इच्छा पर बंद कमरे में संचालित कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कार्यवाही बंद कमरे में किसकी? पक्षकार की इच्छा पर। सेक्शन 18 पे संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है? संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद व्यथित व्यक्ति, कौन है? महिला,
के पक्ष में संरक्षण आदेश देगा। तो ये काम करने की प्रत्यर्थी जालिम को मना करेगा कि तुम्हें क्या काम नहीं करना है। ये होता है संरक्षण आदेश। घरेलू हिंसा के कार्य नहीं करेगा। घरेलू हिंसा के कार्य करने में सहायता नहीं करेगा। अगर कोई घर वाले भी कर रहे हैं दुष्प्रेरण, या घर वालों को उकसाएगा नहीं, दुष्प्रेरण नहीं करेगा। पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई वर्किंग है वुमेन तो उसके कार्यस्थल पर नहीं जा पाएगा। बच्चों के मामले में स्कूल में नहीं जाएगा, प्रवेश की मनाही कर रखी है। व्यथित व्यक्ति जहां बार बार जाता है, यदि किसी उसकी फेवरेट पैलेस है तो वहां नहीं जाएगा। पीड़ित व्यक्ति से कांटेक्ट करने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक, संरक्षण आदेश समझ गए कि भाई संरक्षण हम ले रहे हैं, तुझे ये काम नहीं करने। सेक्शन 19 निवास आदेश। मजिस्ट्रेट साहब प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के निवास पर जाने से रोक देंगे। प्रत्यर्थी माने जालिम, व्यथित व्यक्ति यानी कि महिला पीड़ित। सेक्शन 20 में है धन्यानुतोष आदेश, वही कंपनसेशन। घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति या उसकी संतान को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को धन्यानुतोष देने के लिए कहेगा। कंपनसेशन, पैसा ही पैसा। इस धन्यानुतोष का प्रयोग किस कार्य में होगा? चिकित्सा खर्च में, अगर कोई गहरी चोट लगी हो, संपत्ति का नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुई हो, भरण पोषण में, मान लो उसके साथ नहीं रहना तो भरण पोषण में तो लगेगा भाई खर्च, और खर्चे की जो इस केस में जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई के लिए। ठीक है, धन्यानुतोष का प्रयोग यहाँ 4 जगह हो सकता है। सेक्शन 21 अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर। अभिरक्षा, कस्टडी, बच्चों की अभिरक्षा यानी कि कस्टडी मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले को अस्थायी अभिरक्षा दे सकता है। प्रत्यर्थी को संतानों से मिलने से मना भी कर सकता है। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 22 धारा 22 प्रतिकार आदेश, हर्जाना, पैसा। मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को प्रतिकार आदेश दे सकता है जिसमें निम्न चीजों के लिए हर्जाना भरेगा। किस चीज का हर्जाना भैया? जो किया है हिंसा, उसका शोषण के विरुद्ध। मानसिक यातना, भावनात्मक कष्ट और जो उसको नुकसान पहुंचा है। मानसिक यातना, भावनात्मक कष्ट और नुकसान। ठीक है, इन सब का हर्जाना प्रत्यर्थी देगा। सेक्शन 23 अंतरिम व एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति किसके पास है? कोर्ट के पास है। अंतरिम व एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति कोर्ट के पास है। सेक्शन 27, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सेक्शन 27 अधिकारिता यानी कि ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? सुनवाई कौन करेगा? घरेलू हिंसा के मामलों की महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य नगरों में जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया ऑर्डर संपूर्ण भारत में लागू होगा। ये भी बात इसमें 27 में कही गई है। सेक्शन 29 अपील के संदर्भ में। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद यदि पीड़ित या प्रत्यर्थी को आपत्ति है, ठीक है, तो अपील कर सकेगा आदेश के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में। सेक्शन 29 में क्या है भैया? अपील के संदर्भ में बात की गई है कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर यदि पीड़ित या प्रत्यर्थी को आपत्ति है तो अपील कर सकेगा। कहाँ? सत्र न्यायालय में, आदेश आने के 30 दिन के भीतर भीतर। सेक्शन 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग पर शास्ति या पेनल्टी। यदि प्रत्यर्थी जालिम ने संरक्षण आदेश प्रोटेक्शन ऑर्डर को भंग किया, फॉलो नहीं किया, तो पेनल्टी क्या लगेगी? उसको दंड, जेल 1 साल तक या जुर्माना 20,000 या दोनों भी। 1 साल की जेल, 20,000 जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ठीक है। सेक्शन 32 इस एक्ट के अंतर्गत अपराध संज्ञेय व गैर जमानती हो गए। संज्ञेय समझ रहे हो? बिना वारंट एकदम गायब, और गैर जमानती तो समझ रहे हो, जमानत तो भूल ही जाओ। सेक्शन 33 संरक्षण अधिकारी के द्वारा अपना कर्तव्य वहन न करने पर दंड। यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा तो उसको भी दंड मिलेगा भैया, 1 साल जेल या 20,000 जुर्माना, दोनों भी। ठीक। सेक्शन 34 संरक्षण अधिकारी कोई भी कार्य राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही करेगा। सेक्शन 34 में क्या है? 32, 33, 34 समझ गए? ठीक है, 33, 34 तो एक ही है। संरक्षण अधिकारी यानी ड्यूटी नहीं करता तो दंड मिलेगा, 1 साल जेल, 20,000। और संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही कोई भी कार्य करेगा। सेक्शन 37 देखते हैं। ठीक, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है इसमें। इस एक्ट
के तहत यदि केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होगा। सेक्शन 37 पाबंदी है। यदि केंद्र सरकार इस नियम के तहत कोई नियम बनाती है इस एक्ट के अंदर तो 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों के सामने रखना। सेक्शन 30 में क्या दिया गया है? संरक्षण अधिकारी यानी कि सेवा प्रदाता दोनों लोक सेवक होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।